हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पार्टी ऑफ शूट्स के बारे में। मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं पार्टी ऑफ शूट्स के बारे में, जिसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन समझा था। इसके अलावा इल्यूस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल के द्वारा दो कंडीशंस को समझे था कि किस तरीके से, क्या एक या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट या प्लेंटिफ है तो क्या वो एक साथ केस कर सकते हैं, या वो जॉइंटली या वो सेपरेटली केस करेंगे। इसके अलावा हमने ऑर्डर वन के रूल 1, 2, 3 और 3A को भी डिस्कस कर लिया था। तो जिन्होंने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले वो उस वीडियो को देखे, उसके बाद इसको देखे। तो सीक्वेंस वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो भी मैं एफर्ट लगा रहा हूँ वीडियो बनाने में, अगर आप सभी को यह वीडियोस अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं रूल 4 के बारे में। ऑर्डर 1 रूल 4 के अंतर्गत बताया गया है कि जो न्यायालय है वो जजमेंट दे सकता है, डिग्री पास कर सकता है किसी एक या एक से ज़्यादा जॉइंटर ऑफ पार्टी के अगेंस्ट या उसके फेवर में। तो यहाँ पर रूल 4 के अंतर्गत ये बताया गया है, यानी कि जॉइंटर ऑफ पार्टी की बात करें तो वो डिफेंडेंट भी हो सकता है और प्लेंटिफ भी हो सकता है। यानी कि जो पर्सन हकदार होगा किसी रिलीफ को लेने के लिए, तो यहाँ पर न्यायालय उस पर्सन के फेवर में भी कर सकती है, चाहे वो एक पर्सन हो या एक से ज़्यादा पर्सन हो। इसी तरीके से डिफेंडेंट और प्लेंटिफ यहाँ पर दोनों के लिए न्यायालय डिग्री पास कर सकती है, जजमेंट पास कर सकती है। तो रूल 4 के अंतर्गत यही बताया गया है। अब हम बात करते हैं रूल 5 के बारे में। रूल 5 के बारे में यह बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी केस के अंदर अगर हम डिफेंडेंट की बात करें तो उन सभी का राहत को क्लेम करने का इंटरेस्ट हो। ज़रूरी नहीं है ये बात कि डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। यह कहा गया है रूल 5 के अंदर, इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शैल इंटरेस्ट एज टू बी ऑल द रिलीफ क्लेम इन एनी शूट अगेंस्ट हिम। यानी कि वही बात है जो अभी हमने डिस्कस की है कि जो प्रतिवादी है, जरूरी नहीं है कि सभी प्रतिवादी का इंटरेस्ट हो कि जो रिलीफ क्लेम की जा रही है उससे रिगार्डिंग। अब रूल 6 के अंतर्गत बताया गया है जोइनर ऑफ पार्टी लायबल ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इसे हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट यहाँ पर केस फाइल कर दिया है, तो कोर्ट जो है किसी एक के फेवर में ही जजमेंट देगी, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो। तो यहाँ पर जिस किसी के भी फेवर में न्यायालय ने जजमेंट दी, तो दूसरी जो पार्टी होगी, जो रूल जो जजमेंट जिसके फेवर में आई है, तो दूसरी पार्टी उसे उसके लिए बाउंड हो गई है उसे मानने के लिए। तो इसी तरह यहाँ कहा गया है कि जॉइंटर ऑफ पार्टी यानी कि एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ या एक या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट। तो यहाँ पर जितने भी जॉइनर ऑफ पार्टीज होंगी, चाहे वो डिफेंडेंट के पार्ट ऑफ व्यू से हो या प्लेंटिफ के पार्ट ऑफ व्यू से हो, वो सभी लायबल होंगी उस जजमेंट के लिए और वो सभी उस जजमेंट को फॉलो करेंगी। अब रूल 7 के अंतर्गत बताया गया है कि जब वादी को यह संदेह हो कि किससे निवारण मांगा जाए, कि किससे जो रेमेडी है वो मांगी जाए, तो यहाँ पर बताया गया है जहाँ वादी को उस व्यक्ति के बारे में संदेह होता है जिससे वो रेमेडी प्राप्त करने का हकदार है, तो वो यहाँ पर दो या दो से अधिक डिफेंडेंट या प्रतिवादी हो सकते हैं, ताकि यह प्रश्न जो है प्रतिवादी में कि कौन उत्तरदायी होगा या किस हद हद तक या किस रूप में वो निर्धारित किया जा सकता है, यानी व्हाट एक्सटेंड एंड मे बी डिटरमाइन बिटवीन द और पार्टी, कि किस पार्टीज के बीच में उसे निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पर रूल 7 बताता है जब वादी को कोई संदेह होता है कि किस से
रिलीफ मांगी जानी है तो वहां पर दो या दो से ज्यादा प्रतिवादी या डिफेंडेंट हो सकते हैं। तो रूल 7 के बारे में यही बताया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे रूल 8 के बारे में। रूल 8 जो है वो डील करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के बारे में। रिप्रेजेंटेटिव सूट्स का क्या मतलब है? अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स का मतलब है जब कभी भी कोई एक पर्सन सभी पर्सन्स के बिहाफ पे कोई सूट फाइल करता है या उनके बिहाफ पर डिफेंड उनके बिहाफ पर केस को डिफेंड करता है, तो वो उन सभी पर्सन्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है। यानी कि हम कहते हैं जो जॉइंटर ऑफ पार्टी होती है उन सभी का वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के बारे में डिस्कस करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि जब एक पर्सन कोई मुकदमा करता है या उसका डिफेंस करता है सभी के सेम इंटरेस्ट के बिहाफ पर, तो वहाँ पर रूल 8 के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है रूल 8 से रिलेटेड? सबसे पहला है जो न्यूमेरियस पर्सन है उन सभी का सेम इंटरेस्ट होना चाहिए एक मुकदमे के अंतर्गत। इसके अलावा जब कभी भी इस तरीके का कोई केस फाइल होता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल होता है, तो वहाँ पर जो पर्सन उन सभी का रिप्रेजेंटेटिव बना है उसे कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। और इसके अलावा जिन पर्सन्स का वो रिप्रेजेंटेटिव बनता है उन सभी का सेम इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी कि वो उन सभी के बिहाफ पर मुकदमा कर सकता है, उन सभी के बिहाफ पर उसे डिफेंड कर सकता है उनके बेनिफिट्स के लिए। अब सेकंड पॉइंट में यह बताया गया है कि द कोर्ट शैल इन एवरी केस वेयर ए परमिशन और डायरेक्शन इज गिवन अंडर सब रूल 1 एट द प्लेंटिफ एक्सपेंस एंड गिव नोटिस टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द शूट ऑफ ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड। यानी कि जब इस तरीके का कोई केस फाइल किया जाता है जिसमें कि एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर किसी केस को फाइल करता है या किसी केस को डिफेंड करता है, वहाँ पर जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव बना है उन उस पर्सन को, उन सभी पर्सन को जो जॉइनर ऑफ पार्टी हैं उस केस में रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से उन सभी को उसे नोटिस भेजना होता है। यही बताया गया है इस रूल 2 के अंदर। वेयर बाय द रीजन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और एनी अदर कोज एज सर्विस इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। अगर वो जो नोटिस भेजा गया है अगर वो सही तरीके से नहीं होता, सही तरीके से सर्व अगर वो नहीं होता, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जितनी भी पार्टी जो है वो कोर्ट अगर कोई जजमेंट निकालती है तो जिन पार्टी को जो शूट का मतलब कि वो उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर केस लड़ रहा है, तो उसका नोटिस अगर उन पार्टीज को सर्व नहीं होता तो वो वहां पर लायबल नहीं होंगे अगर कोर्ट कोई जजमेंट देता है उनके अगेंस्ट में। थर्ड पॉइंट में यह बताया गया है कि कोई भी पर्सन अगर किसी के बिहाफ पर या किसी के बेनिफिट के लिए किसी के डिफेंस में अगर रिप्रेजेंटेटिव बनकर शूट फाइल करता है, तो उस मुकदमे में जो पार्टीज होती हैं उन्हें कोर्ट में उसके बारे में आवेदन करना होता है या अप्लाई करना होता है। 4 में बताया गया है नो पार्टी ऑफ क्लेम इन एनी शूट shall be absconded under sub rule 1 and no such suit shall be withdraw under sub rule 3 of rule 1 of order 23। यानी कि order 23 के रूल 1 सब रूल 3 के अंतर्गत वो मुकदमा विड्रॉ नहीं होगा अगर उस मुकदमे में कोई भी पार्ट नहीं है क्लेम का जो कि एब्सकॉन्डेड है। तो यहाँ पर बताया गया है नो एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज और सेटिस्फैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड। यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज से रिलेटेड एग्रीमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा उस शूट में अंडर रूल 3 के अंतर्गत।
जब तक कि कोर्ट वहां पर एग्री नहीं कर देती या दे नहीं देती टू द प्लेंटिफ एक्सपेंस नोटिस टू ऑल द पर्सन सो इंटरेस्टेड इन मैनर स्पेसिफाइड इन सब रूल 3। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है कि सभी पर्सन, जहां पर कोई भी पर्सन किसी के सभी पर्सन्स के बिहाफ पर अगर कोई मुकदमा करता है या डिफेंड करता है, वहां पर अगर ड्यू डेलिजेंस है किसी मुकदमे में और वो प्रोसीड नहीं हो रही, तो कोर्ट उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट को रख देता है। यानी कि इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो एक पर्सन है जो सभी के बिहाफ पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम कर रहा है और केस को उसने फाइल कर दिया। अब यहाँ पर केस को फाइल करने के बाद वो कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर उसकी जगह पर किसी और पर्सन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा जो कि उन सभी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर केस को लड़ेगा या उसे डिफेंड करेगा। इसके अलावा यह बताया गया है कि कोर्ट के द्वारा अगर कोई जजमेंट या डिग्री पास होती है तो वो सभी पर्सन उस डिग्री और जजमेंट को मानने के लिए बाध्य है। अगर कोई पर्सन किसी के बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव बनकर केस को फाइल करता है या उसका डिफेंस करता है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि यहाँ पर मतलब कि इसे हम एक्सप्लेनेशन को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यानी कि एक कंपनी है जिसने जो कि लोगों से पैसा लेती है और उनको यह सेटिस्फेक्शन देती है कि वो आपको एक ऐसी जगह पर फ्लैट प्रोवाइड करेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉश इलाका है। तो यहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं यानी कि जो जिन कंपनी जिनसे पैसा लेती है वो एग्री हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि बाद में जब वो फ्लैट बना देते हैं और उनको अलॉट कर दिए जाते हैं और वहाँ पर जो पर्सन रह रहे हैं उन फ्लैटों में मतलब मोस्टली फ्लैटों में दिक्कतें आ जाती है। किसी के फ्लैट्स में कुछ दिक्कतें आ जाती है, किसी के फ्लैट्स में कुछ। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक फ्लैट में यह दिक्कत आ गई कि लीकेज कर रही है, जो दीवारें हैं या वॉल है वो लीकेज कर रही है। और दूसरे फ्लैट के पर्सन की यह दिक्कत है कि यहाँ पर वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो रही है। किसी की यह दिक्कत है जो वाटर पाइपलाइन है वो बहुत ज़्यादा लीक कर रही है। तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द पीपल है उस फ्लैट के अंदर यानी उस एक बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर कंपनी ने ये एग्री किया था कि आप सभी को एक बिल्डिंग के अंदर फ्लैट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो वो सभी पर्सन वहाँ पर चाहते हैं मुकदमा करना। तो इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर उनका कोज ऑफ एक्शन जो है वो तो अलग है, लेकिन उन सभी का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर सेम है। इसलिए वो यहाँ पर एक पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर केस को फाइल कर सकते हैं। तो यही बताया गया है कि केस अगर रूल 8 की बात करें तो वहाँ पर जो सेम इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि कोज ऑफ एक्शन सेम हो, जैसा कि इस एग्जाम्पल से आप सभी को क्लेरिफाई हो गया होगा। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर समझा रूल 8 के बारे में, जो कि बताता है कि एक पर्सन किसी और के बिहाफ पर केस को फाइल कर सकता है, डिफेंड कर सकता है उन सभी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर। इसके अलावा रूल 7 को हमने डिस्कस किया, यानी कि अगर प्लेंटिफ को यह संदेह या डाउट होता है कि किससे वो रिलीफ या रेड्रेस या रेमेडी प्राप्त या मांगेगा, तो उसके बारे में रूल 7 डील करता है। रूल 6 में बताया गया है कि जोइनर ऑफ पार्टी लायबल होंगे सेम कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यानी कि जो भी किसी एज ए जोइनर बने हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे वो डिफेंडेंट हो चाहे वो प्लेंटिफ हो, वो सभी उसके लिए लायबल होंगे। अगर कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दी जाती है तो वो ये नहीं कह सकते कि मैं इस केस का हिस्सा नहीं हूँ। रूल 5 के अंतर्गत बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि सभी का इंटरेस्ट हो एक केस के अंदर, यानी कि कुछ की समस्याएं हैं कुछ की नहीं है, पर वो फिर भी एज ए पार्टी बन गई है उस केस में, क्योंकि वो उस कम्युनिटी में रह रही हैं, चाहे वो प्लेंटिफ की बात करें चाहे वो डिफेंडेंट की बात करें।
रूल 4 बात करता है कि कोर्ट जजमेंट दे सकती है किसी एक पर्सन के फेवर में भी, किसी एक से ज़्यादा पर्सन के भी फेवर में, अगर वो जॉइनर ऑफ द पार्टी है, अगर वो हकदार है राहत प्राप्त करने के लिए, तो कोर्ट यहाँ पर जजमेंट या डिग्री पास आउट कर सकती है उसके फेवर में। तो यही आज की वीडियो में था। अगर आज की ये वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव रहे, यूज़फुल रहे, जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ वीडियोस बनाने में आप सभी के लिए थोड़ी भी यूज़फुल लगे, तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।